सो गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटे। आज हमने क्या शुरू करना था? आज हमने शुरू करना था पार्टनरशिप का बेटे। अगला टॉपिक वो था हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं तो नए पार्टनर्स को एडमिशन देते समय आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में हमारा यहाँ पर डिस्कशन होगा। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या सिलेबस में? बेटे ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पास्ट एडजस्टमेंट के हैं नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल पास्ट एडजस्टमेंट के कोई क्वेश्चन एग्जाम सिलेबस में होंगे ऐसा उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। एक क्वेश्चन बस है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन के हिसाब से पास्ट एडजस्टमेंट चालू करके इंस्टीट्यूट वाले खत्म भी कर देते हैं। आगे चलें। यस सर, आओ आ जाओ बेटे। इसके लिए सर एडमिशन के समय क्या क्या करना पड़ता है बेटे, क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, ये सब पहले इलस्ट्रेशन से ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। शुरू करें। एडमिशन ऑफ पार्टनर बेटे, पार्टनरशिप ऑलरेडी आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं। पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ बेटे आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब खाली बच गया है यहाँ पर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का हिसाब किताब देखना। चालू करूं? यस सर, आप चालू करो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑलरेडी बेटे पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, एक है राम एक है मोहन, और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राम एंड मोहन इज 3:2। बेटे इन्होंने 30 एज ऑन 1 जनवरी 2020, ये लो बेटे 1 जनवरी 2020 की इन्होंने राम और मोहन की पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में है ट्रेड पेएबल, राम की कैपिटल और मोहन की कैपिटल, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड बैंक। ऑन दैट डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। श्याम को एडमिशन देना है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहला, ही इज टू पे 25,000 एज हिज कैपिटल। ये बेटे 25,000 अपनी कैपिटल के लिए पे करेगा। ठीक है सर, कैपिटल के लिए पे करेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम भी पैसे ले लेंगे उससे, हम क्यों छोड़ेंगे। ठीक है। और सर यहाँ पर 10,000 रुपीज वो अपनी गुडविल के लिए भी पे करेगा और उसे फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी नया पार्टनर होगा आपका श्याम और श्याम को आप प्रॉफिट में 1/5 का शेयर देंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों दिया हो तब उस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले राम के लिए, राम का ओल्ड रेशो है 3/5 और नया रेशो हो गया बेटे 5/10। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। फिर बेटे श्याम का काम करते हैं। श्याम का बेटे ओल्ड रेशो था 2/5, न्यू रेशो हो गया है 3/10। एलसीएम लूंगा तो बेटे आएगा 10, 5 2 10, 2 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। तो राम और श्याम के बीच में सैक्रिफाइस का जो रेशो होगा वही कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन राम एंड श्याम विल बी इक्वल टू 1/10 रेस टू 1/10, और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो 1:1। नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देने के लिए राम और श्याम दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है। तो ये जो गुडविल के पैसे हैं 10,000 रुपीज, ये राम और श्याम दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डन? समझ में आया बेटे? राम और मोहन, सॉरी श्याम नहीं, राम और मोहन, मोहन 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 मोहन, ठीक है ना। हाँ, तो ये बेटे जो गुडविल के पैसे हैं 10,000 वो राम और मोहन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 10,000 में से बेटे राम को मिलेंगे 5,000 और बेटे मोहन को मिलेंगे 5,000। डन सर। द एसेट्स इज टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। सर ये रीवैल्यूएशन वाला क्या मामला है? तो एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, या अगर मोटे मोटे तौर पे मैं कहूं तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं कहूं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की होती है, पार्टनरशिप फॉर्म अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करती है और इसी फेयर वैल्यू को अकाउंट की बुक में जो भी एसेट्स और लायबिलिटी लिखी हुई हैं उनकी बुक वैल्यू से कंपेयर करती है। इसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कंपेयर करेंगे? रीवैल्यूएशन के समय बेटे आप यहां पर
टाणा, अरे ये क्या हो गया? तो रीवैल्यूएशन के समय क्या किया जाएगा? तो बेटे रीवैल्यूएशन के समय दो चीज, रीवैल्यूएशन हमेशा किसकी होगी? तो रीवैल्यूएशन होगी एसेट्स और लायबिलिटीज की। मेरी उम्मीद है आप सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? ओके सर, डन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर ये रीवैल्यूएशन कब कब होगी? जब बेटे या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मामला हो, या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मामला हो, या रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का मामला हो, और या तो फिर बेटे कोई पार्टनर टैं बोल जाए तब के लिए। तो रीवैल्यूएशन कब कब हो सकती है? जब पार्टनरशिप फॉर्म की रिकंस्टिट्यूशन होगी, पार्टनरशिप फॉर्म दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगी, तब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करेंगे। सर क्या सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी की ही रिवैल्यूएशन होगी? हाँ बेटे। सर एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा किसी और चीज की रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती? द आंसर इज नो। जब भी रिवैल्यूएशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन होगी। तो एक साइड है बेटे आपकी एसेट्स, एक साइड है आपकी रीवैल्यूएशन करने के लिए एसेट्स, और एक साइड है रीवैल्यूएशन करने के लिए लायबिलिटी। सर रीवैल्यूएशन में हम करते क्या हैं? तो रीवैल्यूएशन में बेटे आप अपनी एसेट की बुक वैल्यू को, किसको बेटे? आप अपनी एसेट की बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं किसके साथ? अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को उनकी फेयर वैल्यू के साथ में कंपेयर करते हैं। सर बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी बेटे? बुक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। बुक वैल्यू विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। बुक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। सर फेयर वैल्यू ये भी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। सर कंपेयर करने से क्या होगा? तो कंपेयर करने से आपको ये पता करना है प्रॉफिट है कि लॉस है। सर प्रॉफिट या लॉस कब होगा? तो अगर मैं एसेट की बात करूं तो जब कभी एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा हो जाए, किससे? अगर एसेट की फेयर वैल्यू उसकी बुक वैल्यू, इसको ऐसे लिखता हूं बेटे ताकि एक पेज में आ जाए। फेयर वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, किससे? अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ये होगा आपका प्रॉफिट। सर ऐसे कैसे प्रॉफिट हो गया? सोचो ना बेटे, आपने कोई एसेट अपनी अकाउंट की बुक में 50,000 रुपए की लिख रखी है, लेकिन मार्केट में जब आप पता करते हैं तो बेटे मार्केट के वैल्यूअर ये कहते हैं कि बेटे आपकी एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए की है। तो आपको ऐसा ही लग रहा है, हे भगवान छप्पर फटा, पैसे गिरे, पैसा ही पैसा हो गया अपने पास। लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप जिस एसेट को अपनी अकाउंट की बुक में 50,000 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट के अंदर वो एसेट 5 लाख रुपए की बिक रही है। तो आज अगर अपनी एसेट को बेचने जाएंगे तो आपकी भी एसेट अगर 5 लाख में बिक जाए तो ऐसा नहीं लग रहा 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया आपको? तो जब कभी फेयर वैल्यू ज्यादा होगी, बुक वैल्यू कम होगी, किसकी? एसेट की, तो ये होगा आपका प्रॉफिट। लेकिन सर अगर कभी ऐसा हुआ, क्या बेटे? सर अगर फेयर वैल्यू कम हो जाए, किससे? बुक वैल्यू से। अगर फेयर वैल्यू कम हो जाए तो ये क्या होगा? ये होगा बेटे आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सर लायबिलिटी में भी ऐसा होगा कि हाँ, लेकिन लायबिलिटी के केस में मामला थोड़ा सा रिवर्सल है। सर वो कैसे? अगर आपकी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, अगर आपकी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा है, किससे? बुक वैल्यू से। अब फेयर बुक अभी बेटे लिख लिया होगा तो ठीक है। फेयर वैल्यू को एक सिंगल लाइन से काटो और यहां पे लिखो पेएबल वैल्यू। क्या लिखना है बेटे यहां पर? पेएबल, क्योंकि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू नहीं होती, लायबिलिटी का पेएबल अमाउंट होता है, ठीक है ना? तो अगर लायबिलिटी का पेएबल अमाउंट आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तब ये होता है बेटे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब अनमोल बेटे तुम बात को कहीं के कहीं लेके चले जाते, तो पहले 2 मिनट मेरी बात को सुन लो, उसके बाद में आगे देखना। ओके सर, डन। आगे चलते हैं। एक चीज और भी हो सकती है कि अगर लायबिलिटी की पेएबल वैल्यू अगर आपकी बुक वैल्यू से कम हो जाए तब ये होगा आपका प्रॉफिट। सर ऐसे कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? तो बेटे सोचो, आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड है 50,000 रुपीज के। सोच के देखो 1 मिनट के लिए, आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर रिकॉर्ड कर दिए 50,000 रुपीज के, ये आपकी लायबिलिटी है। लेकिन फिर आपने अपना दिमाग लगाया कि यार हम क्रेडिटर्स को पूरा पैसा अगर इकट्ठा देने जाएंगे तो ये क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट अलाउ करते हैं।
और क्योंकि क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो अगर क्रेडिटर से अगर हमने 10% का भी डिस्काउंट ले लिया तो 5,000 रुपये बच जाएंगे हमारे। तो नेट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा सर? नेट अमाउंट पे करना पड़ेगा 45,000। तो क्या हुआ, लायबिलिटी की बुक वैल्यू रिकॉर्डेड है कितने की सर? रिकॉर्डेड है 50,000 की, लेकिन आपने अपना पहली कैलकुलेशन लगा दिया और आपको ऐसा लगता है कि जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 45,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं लग रहा आपके 5,000 रुपये बच गए यहाँ पर? एंड मनी सेव्ड इज द मनी अर्न, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अच्छा, तो सर एंट्री क्या होगी? जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन होती है तो एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो यहां पर आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होगा बेटे नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्यों? क्योंकि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपने आप में नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। डन? यस सर डन। चलो आगे फिर, तो ये होगा आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। सर अगर एसेट की रिवैल्यूएशन करी और एसेट की रिवैल्यूएशन करने से आया प्रॉफिट, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? सवाल ये है। तो बेटे यहां पर एंट्री बन जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए ये प्रॉफिट आपका क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट कहां क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सर डेबिट क्या कराओगे? डेबिट करवाया जाएगा बेटे एसेट अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? एक तो आप अपनी एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जब भी आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी डेबिट हो जाना चाहिए, तो आप अपने एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर हमने अपनी एसेट की रिवैल्यूएशन करी, उसमें आ गया लॉस, तो अब बताओ लॉस के लिए एंट्री क्या बनाओगे? तो बेटे लॉस के लिए एंट्री बन जाएगी यहां पर, लॉस है तो आप अपने इस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कराएंगे, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहां पर क्योंकि आपकी एसेट की फेयर वैल्यू कम है, इसलिए आप अपनी अकाउंट की बुक में भी एसेट की वैल्यू को कम करेंगे, एंड व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग इट शुड बी क्रेडिटेड, तो आप अपनी एसेट अकाउंट को क्रेडिट कराएंगे। ओके सर डन। सर अभी मन में डाउट आया, मैंने कहा क्या सर अगर लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करी और इसमें लॉस हो गया तो एंट्री क्या बनाओगे? बेटे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, लॉस के लिए एक ही एंट्री बनेगी। वो क्या बनेगी सर? वो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर डेबिट हो जाना चाहिए। ठीक है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा, करवा देंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रेडिट क्या करवाओगे? सोचो, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? सर हमारी बुक वैल्यू कम है, पेएबल अमाउंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमको भी हमारी अकाउंट की बुक में लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप इसे करवाते हैं क्रेडिट, इसलिए बेटे आपको यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट। सर अगर मान लो लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन के समय प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या बनेगी? अगर लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन के समय प्रॉफिट हुआ तो फिर आप एंट्री बनाएंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। सर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि लायबिलिटी के केस में प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आपकी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो। इसका मतलब आप अपनी अकाउंट की बुक में अपनी लायबिलिटीज की वैल्यू को कम करेंगे, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाना, क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो जब जब प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करवाएंगे, लेकिन जब जब लॉस होगा आप अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करवाएंगे। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभिषेक कुमार सामने देखो, आगे चलते हैं। हाँ, तो इसके बाद बेटे अब क्या होगा सर? अब बेटे मैंने कहा अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कराओ। क्या कराना है इसके बाद? इतनी सब एंट्री वेंट्री कर लेने के बाद आपको अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सर क्लोज करेंगे तो फिर एक नई समस्या आएगी। मैंने कहा क्या सर? क्लोज करते समय या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस आया मतलब दैट इज द नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को मिला के दैट इज द नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। हाँ, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। तो बेटे यहां पर डेबिट बैलेंस कब आएगा? डेबिट बैलेंस सर तब आएगा जब डेबिट का टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट का टोटल कम हो। तो ध्यान से देखो तुमने क्या लिखा। आप कह रहे हो कि सर जब डेबिट का टोटल ज्यादा हो और जब क्रेडिट का टोटल कम हो तब हमारा डेबिट बैलेंस आता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक।
तो सर इसको लॉस क्यों कह रहे हो? डेबिट में क्या रिकॉर्ड किया सर? डेबिट में रिकॉर्ड किए हमने सारे घाटे। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड किया सर? हमने सारे के सारे प्रॉफिट। तो सोचो, आपके सारे लॉसेस का टोटल आपकी सारे प्रॉफिट के टोटल से ज्यादा है, तो क्या निकलेगा? नेट लॉस ही निकलेगा। और अगर सर नेट लॉस आया तो रीवैल्यूएशन के डेबिट बैलेंस के समय अगर नेट लॉस आया तो इस नेट लॉस का क्या करेंगे? ये जो आपका नेट लॉस होगा, ये नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी बेटे? एंट्री बनेगी यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर 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 कभी अगर रिवर्सल कंडीशन हुई तो मैंने कहा मतलब सर अगर मान लो कभी क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ गया आपके डेबिट के टोटल से, तब ये क्या होगा बेटे? क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड कर रखा है सर? सारे के सारे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रखे हैं। डेबिट में क्या रिकॉर्ड कर रखा है सर? सारे के सारे लॉसेस रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब आप खुद कह रहे हो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब आपके प्रॉफिट का टोटल ज्यादा है, लॉसेस का टोटल कम है, तो कैलकुलेट क्या होगा सर? यहां पे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, यहां कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट। सर इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? ये नेट प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर, डन। सर एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, इसलिए बेटे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराओगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सर सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें हमारे समझ में आ गई, ऊपर से लेके नीचे तक का एक बार दिखा दो ताकि सर इसका हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बेटे क्या करोगे स्क्रीनशॉट लेके? सर इसको ना बिल्कुल छोटे 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 अक्षर में लिखेंगे, फिर इसके बनाएंगे हम फर्रे, और जब पेपर देने जाएंगे तो सॉक्स में सर इसको दबा के लेके जाएंगे। ठीक है? वो देख मोहम्मद अरसलान कह रहा है यस सर, मैं तो यही सोच रहा था, आपको पता कैसे चला सर? लिख लिया सर। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। सर अभी अभी हमारे मन में एक डाउट आया, मैंने कहा क्या आया? सर आपने रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को या रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? क्या इसे कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था? सर इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, सर इसे आप जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्यों ट्रांसफर किया? सर एक मिनट वापस स्क्रीन, अब हो गया टाइम खत्म, चलो अब एक मिनट वापस स्क्रीनशॉट लेना, यही थोड़ा ना करते बैठूंगा अनमोल। हाँ रुको बेटे अनमोल, स्क्रीनशॉट ले रहे तो 5 मिनट रुक जाओ, अब मेरी बात खत्म हो जाने दो। सर एक हमारे मन में ना बचपन से एक डाउट चला आ रहा है, मैंने कहा क्या बेटे? सर रीवैल्यूएशन के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्यों ट्रांसफर किया? आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जनरल रिजर्व अकाउंट में या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया? तो बेटे रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को या रीवैल्यूएशन के लॉस को यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के पीछे का कारण एक ही है, और वो है बेटे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स की जब भी आप रीवैल्यूएशन करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स की रीवैल्यूएशन करते समय आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे प्रॉफिट या लॉस का क्या करें? तो AS 10 कहता है कि जब भी आपका प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, then that profit on revaluation should be presented in the financial statement in such a manner so that it will become the part of owner's equity। यानी जब भी आपके पास में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, आप इसे अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय या बैलेंस शीट बनाते समय इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये ओनर्स यानी बिजनेस के जो मालिक हैं उनकी इक्विटी यानी कैपिटल का ही हिस्सा है। इसलिए मेरी मजबूरी हो जाती है AS 10 के इस प्रिंसिपल को मुझे फॉलो करना पड़ता है, और AS 10 कहता है कि रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। समझ में आई बेटे बात? यहां तक बेटे बस इतना सा नया काम है। लो बेटे अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो अब स्क्रीनशॉट ले लो। लो बेटे अनमोल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बेटा, अनमोल स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको इजाजत है कि आप आगे बढ़ें। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद इजाजत देने का।
ठीक है सर, डन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन 25,000 में हुई है, क्या कोई बता सकता है प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, यस। कितने का प्रॉफिट है सर? बिल्डिंग के केस में प्रॉफिट है इसलिए लिख रहा हूं बेटे मैं प्लस। बताओ कितने का प्रॉफिट है सर? 7,000 रुपीज का प्रॉफिट है, ओके। प्लांट एंड मशीनरी के केस में प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कितने का लॉस है जल्दी बताओ? लॉस है तो माइनस साइन सर, 3,000 रुपीज का लॉस है। इन्वेंट्री के केस में प्रॉफिट है कि लॉस है सर? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके। ट्रेड रिसीवेबल 9,500, बताओ बेटे प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। कितने का सर? 5,000 रुपीज का लॉस है, ओके, यानी -500। चलो रीवैल्यूएशन भी मतलब तुम्हारे समझ में आ गया। It was found that there was the liability of rupees 1,500 for goods received but not recorded in the books। बताओ बेटे इसके कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जल्दी बताओ। सर लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है सर? क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमारी अकाउंट की बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है। और अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है जो आपकी अकाउंट की बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू हो जाती है 0। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर कोई भी लायबिलिटी अकाउंट की बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो इसका मतलब सीधे सीधे इतना होता है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 0। तो किसी भी लायबिलिटी की बुक वैल्यू 0 है और उस लायबिलिटी को अगर पे करना पड़ गया, कितना पे करना पड़ेगा सर? 1,500, तो डेफिनेटली पेएबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है और पेएबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है, दैट विल बी लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन। समझ में आ गई बेटे बात? यस और नो, हाँ या ना? जल्दी बताओ। डन सर, आगे चलते हैं। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव, ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप आफ्टर शाम्स एडमिशन। लो बेटे क्या क्या मांगा? मैं कहता हूं क्या नहीं मांगा? सब तो मांग लिया बेटे, इन्होंने जान निकाल ली पूरी की पूरी बैलेंस शीट लिख के, बस एंट्री मांग लेते तो ठीक था। हाँ ठीक है सर, चलो एंट्री करना शुरू करें। सर एंट्री करें कहां से? हमको तो यही पल्ले नहीं पड़ता कहां से शुरू करना है। तो बेटे जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं से अपनी एंट्री शुरू करो। एक एक सेंटेंस पढ़ो, उसको तोड़ ताड़ के बराबर करो और फिर बेटे अपनी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करो। सबसे पहले शाम को आप एडमिशन देंगे, 25,000 वो कैपिटल के कंट्रीब्यूट करेगा। एंट्री बताओ क्या बननी है सर? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, कहानी खत्म, बाय ₹25,000। डन? यस सर, हो गई पहली एंट्री, खत्म भी हो गई। पहली एंट्री हो गई बेटे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। सर 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 आगे भी लिखा है 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सर इसकी एंट्री 10,000 वो पार्टनरशिप फॉर्म को लाके देगा, पार्टनरशिप फॉर्म को कैश रिसीव हो रहा है। सर एक बार बता दो कि ये चैप्टर कब खत्म होगा? कुमार संगम, बेटे कुमार संगम आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या मेरी? कुमार संगम साहब, आर यू अटेंडिंग माई क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? क्योंकि पहली बार नाम सुना मैंने आपका, मतलब पहली बार नाम मेरे पिक्चर में आया है। हो सकता है कि आप क्लास अटेंड करते होंगे लेकिन कभी आपका नाम सामने आया नहीं। आर यू अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? कोई जवाब नहीं, चलो आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे इसने सर रिकॉर्डेड देखता हूं, अच्छा रिकॉर्डेड देखते हो, ओके। बैंक अकाउंट, हाँ बेटे बैंक, या तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन बेटे मोहम्मद अराफात ज्यादा अच्छा तो ये होता कि आप यहां पर एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये किसके पैसे हैं? गुडविल के। तो एंट्री क्या कर दी जाए? अगली एंट्री कर दी जाए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इतना क्लियर? यस सर। अब ये गुडविल के पैसे किसके बीच में बटेंगे? सर पार्टनर्स के बीच में बटेंगे। कौन कौन के बीच में? सर पुराने पार्टनर। कौन कौन पुराने पार्टनर? सर राम और मोहन। तो जब यहां पर ये गुडविल के पैसे पुराने पार्टनर के बीच में बांटे जाएं तो एंट्री की जा सकती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल चुके हैं और उसके हिसाब से राम को इस गुडविल के 5,000 मिलना चाहिए और श्याम को इस गुडविल के 5,000 मिलना चाहिए, तो फिर अगली एंट्री हो जाएगी यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 10,000 एंड राम्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹5,000। ठीक है ना? अब आप इसको जैसे भी चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं, मैंने इसकी मनाही नहीं करी। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? देखो
आपने पहली एंट्री क्या बनाई सर? पहली एंट्री हमने बनाई बैंक अकाउंट। बेटे मेरे हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो आपने पहली एंट्री बनाई है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना डाला सर? 25,000। ठीक। दूसरी एंट्री क्या बनाई? दूसरी एंट्री बनाई सर हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, दूसरी एंट्री बनाई हमने सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके डन। कितने से बनाई सर हमने? दूसरी एंट्री बनाई 10,000 से। तीसरी एंट्री फिर क्या बनाई सर? तीसरी एंट्री बनाई हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट बाय ₹5,000 बाय ₹5,000 और टोटल हो गया 10,000। इसके कई ऑल्टरनेटिव वर्जन हो सकते हैं सर। कई ऑल्टरनेटिव वर्जन का मतलब क्या कहना चाहते हो आप? कई ऑल्टरनेटिव वर्जन का मतलब ये हो सकता है कि पहला तरीका तो ये हो सकता है कि क्यों ना इन दो एंट्री को मर्ज कर दिया जाए। बोलो बेटे, अगर मैं इन दो एंट्री को मर्ज कर दूं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बननी चाहिए सर? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। तो सर एक काम करते हैं, दोनों एंट्री को अगर मर्ज कर दें तो सीधे सीधे एंट्री बनाई जा सकती है बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 35,000। क्रेडिट क्या करना है सर? एस का कैपिटल अकाउंट 25,000 से क्रेडिट करवा दो टू एस कैपिटल अकाउंट 25,000। और सब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करवा दो 10,000 से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। और तीसरी एंट्री फिर आप ये बना दें, ऐसा भी हो सकता है सर। और कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन? और एक और ऑल्टरनेटिव वर्जन ये भी हो सकता है बेटे इसी के साथ में कि आप बेटे इन तीनों एंट्री को मर्ज करके सिंगल एंट्री बना दो तो भी चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? तो भी चल जाएगा? हाँ बेटे तो भी चल जाएगा। तो बताओ तीनों को मर्ज करोगे तो सिंगल एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। तो सर एक काम करते हैं, तीनों को अगर मर्ज करके बनाएं तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 35,000। ठीक। एस के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवा दो सर 25,000 से, तो एस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 25,000। उसके बाद सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के क्रेडिट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के डेबिट को एक दूसरे से कैंसिल करके खत्म ही करो इसका नाटक। तो मैंने कहा ये लो खत्म कर दिया। और क्या करना है सर? 5,000 राम को गुडविल का शेयर देना है, 5,000 मोहन को गुडविल का शेयर देना है। तो यहीं पर राम्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवा दो 5,000 से और मोहन्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवा दो 5,000 से। क्या बात कर रहे हो सर? इन तीनों की मर्ज करके सिंगल एंट्री बनाएंगे तो भी चलेगा? 101% चलेगा सर। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डेट को उसने अपने कैपिटल के पैसे कंट्रीब्यूट किया होगा उसी डेट को उसने गुडविल के पैसे भी कंट्रीब्यूट किया होगा। तो जब ये दोनों ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन दोनों सेम डे को हो रहे हैं तो क्या दोनों को मर्ज किया जा सकता है? बिल्कुल मर्ज किया जा सकता है। और जैसी गुडविल के पैसे पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे इसका क्रेडिट आप सेम डे को किसको दे देंगे? पुराने पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन क्योंकि एक ही दिन में होते हैं इसलिए आप इन चाहो तो आप इन तीनों ट्रांजैक्शन को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस और नो, हाँ या ना? तो आप इसको जैसे भी रिकॉर्ड करना चाहें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर ऐसा नहीं कर सकते? मैंने कहा क्या सर, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि पहली एंट्री को अलग रखा जाए और बाद में जो अगली दो एंट्री हैं इनको मर्ज कर दिया जाए। ऐसा भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंट्री क्या हो जाएगी? एक एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री बन जाएगी फिर आपकी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। ऐसा किया तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो तीनों चारों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगता हो, जो तरीका आपको इजी लगता हो, उस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सर इतने सारे ऑप्शन हैं बेटा। अभी अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग, अब क्या बोलूं बेटे? ये लो, इन्होंने क्या कर रखा बेटे? इन्होंने तो आखिरी वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। यानी इन्होंने तो पहले बेटे पहली एंट्री को मर्ज करा दिया, पहली और दूसरी एंट्री को मर्ज करा दिया और तीसरी एंट्री में कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया। एक और ऑप्शन बता दिया इन्होंने। आगे चलूं? लेकिन अकाउंटिंग इफेक्ट अगर देखोगे तो कुल मिला के उतना ही आएगा, घूम फिर के कहानी वहीं पर आके बैठेगी। आगे चलें? यस सर आगे चलो। अगला क्या करना है सर? कैपिटल के पैसे ले लिए, रिकॉर्ड कर लिए, गुडविल के पैसे ले लिए, रिकॉर्ड कर लिए, गुडविल का बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में देना था वो भी दे दिया। और आगे चलो, अब क्या करना है सर? रीवैल्यूएशन करनी है। बिल्डिंग के केस में हुआ प्रॉफिट, बताओ बेटे एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी 7,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए और रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,000 से क्रेडिट हो जाना चाहिए। डन। लो बेटे, बिल्डिंग कहाँ गई? बिल्डिंग, हाँ लो बेटे, एंट्री हो जानी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 7,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 7,000। आगे चलते हैं
सर प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हो गया 12,000 रुपीज का, एंट्री क्या बनाओगे? सर जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर आपने मेरी बात का आंसर नहीं दिया। अच्छा, आपने पूछा था कि सर ये लेक्चर कब तक खत्म होगा। बस बेटे खत्म हो ही रहा है, चालू होती से खत्म हो जाता, बचा क्या है इसमें? कुछ नहीं बचा, बस देखते जाओ बेटे। आगे शुरू करें? यस सर, आगे शुरू करो। डन। प्लांट एंड मशीनरी में आपको लॉस हो रहा है बेटे, लॉस हो रहा है तो एंट्री होनी चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कहाँ है? ये लो बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000। उसके बाद सर इन्वेंट्री में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। ट्रेड रिसीवेबल में सर 500 का लॉस है, इसके लिए भी एंट्री क्या होगी? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, एंट्री होगी बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में 500 फिर से डेबिट हो गया, और साथ में बेटे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 से क्रेडिट हो जाना चाहिए। साथ में बेटे एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है, इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अब अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करोगे तो ये भी होगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इसके लिए भी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1500 एंड ट्रेड पेएबल अकाउंट, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, ट्रेड पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1500। डन। तो इन तीनों को अगर प्लस करके देखा जाए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹5,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹500 एंड ट्रेड पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹500। आगे चलें? यस सर। अब निकालो रीवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था 7,000 का। लॉस कितना हुआ? सर लॉस हुआ 5,000 का। तो बताओ बेटे नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? सर 2,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है और ये 2,000 का नेट प्रॉफिट आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री बनाएंगे बेटे यहाँ पर क्या? जब भी प्रॉफिट होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जब भी नेट प्रॉफिट होगा एंट्री क्या बनेगी? सर नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर, तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर। कौन? सर एक राम और एक मोहन। राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। सर यहां पर 2000 को किस रेशियो में बांटेंगे? तो फिर वो याद करो बेटे पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उसी ओल्ड रेशो में इनके बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाए। ओल्ड रेशो था 3:2 में, 3:2 में बांटोगे तो राम के हिस्से में 1200 और मोहन के हिस्से में 800 रुपए का प्रॉफिट। डन? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। सर इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है बेटे। सर क्या बात कर रहे हैं सर, बैलेंस शीट ही तो नहीं बनती। मैंने कहा एक बात बताओ, बिल्डिंग आपकी थी 18,000 रुपीज की, आपने 7,000 से इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो बिल्डिंग कितने की आएगी? 25,000। प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी 15,000 रुपीज की, इसकी वैल्यू आपने कितने से कम कर दी? 3,000 से कम कर दी। तो बताओ बेटे प्लांट एंड मशीनरी कितने की आएगी? 12,000। इन्वेंट्री की वैल्यू पहले भी 12,000 थी, बाद में भी 12,000 है। ट्रेड रिसेबल यानी डेटर्स पहले थे 10,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 500 का। तो अब डेटर्स बैलेंस शीट में कितने के आएंगे? सर डेटर्स बैलेंस शीट में आएंगे 9,500। सर बैंक का बैलेंस कितना आएगा? पहले से तुम्हारे पास में बैंक का बैलेंस है 5,000, कैपिटल के नाम पे 25,000 और आए, गुडविल के नाम पे बेटा 10,000 और आए। तो बताओ अब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना हो गया? सर 25 और 5 30 और 10 40,000 रुपए का बैंक बैलेंस। टोटल करो कितना होता है? सर 40 और 25 65 75 85 89 और 9 ये हो गए 98,500 सर हमारी एसेट का टोटल होना चाहिए। अरे क्या बात है, ये लो 98,500 वही काम कर रखा है यहाँ पर। यस और नो? सबको बैलेंस शीट समझ में आ गई? करना कुछ नहीं है बेटे, एसेट साइड से चालू करो, जो तुमने प्लस किया होगा उसको प्लस करने का, जो माइनस किया होगा माइनस करने का। आगे चलते। सर 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 लायबिलिटी साइड को भी तो देखो जरा। मैंने कहा आओ देखते हैं। ट्रेड पेएबल पहले से 15,000 रुपीज के थे, बाद में आपके ट्रेड पेएबल्स या क्रेडिटर्स 1,500 रुपीज से और बढ़ गए, तो अब ट्रेड पेएबल कितने के आएंगे? 16,500 के ट्रेड पेएबल आने चाहिए। डन? यस सर।
सर राम की कैपिटल, पहले से राम की कैपिटल 20,000 की थी, 5,000 गुडविल का शेयर और क्रेडिट करवा दिया तो राम की कैपिटल कितनी हो गई सर 25,000। पहले से सर मोहन की कैपिटल 25,000 की थी, 5,000 गुडविल का शेयर और क्रेडिट करवा दिया तो अब कैपिटल कितनी हो गई 30,000। साथ में एक नया पार्टनर आया बेटे, कौन, श्याम। श्याम की कैपिटल कितनी सर, श्याम की कैपिटल 25,000। टोटल करना, देखना जरा कितना होता है सर, 30 और 50, 80 और 10, 90, 96,500। इतना ही हो रहा है क्या? अच्छा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो प्लस ही नहीं किया यार अपन ने, रुको 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 रुको। राम और श्याम की कैपिटल में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो प्लस करना पड़ेगा। राम की बेटे पहले से कैपिटल थी 20,000 रुपीज की, क्या गुडविल के 5,000 ये और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1,200 ये, तो 25 और ये हो गया बेटे 26,200 राम की कैपिटल। मोहन की कैपिटल की बात की जाए तो 25,000 का ओपनिंग बैलेंस था प्लस 5,000 रुपीज गुडविल के प्लस 800 रुपीज रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 25 5 30, ये हो जाएगा 30,800। अब देखना टोटल कितना होता है, टोटल करो बेटे कितना, 16,500 प्लस 16,500 प्लस 26,200 प्लस 30,800 प्लस 25,000, 98,500। कहानी खत्म। ये लो बेटे 98,500। समझ में आ गया? अरे सर 82,000 नहीं ना रे बेटा, 98,500 ना बेटा। अच्छा हाँ, उनका कैपिटल का, ओके डन। आगे चलें? यस सर, बैलेंस शीट भी समझ में आ गई। आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। क्या मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाना चाहिए, यस और नो, हाँ या ना? यस सर, आ जाओ आप। ठीक है, चलो आगे फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 is given below. Trade payable capital account AB. Freehold premise, plant, furniture, office equipment, inventory, trade receivable or bank. On 1st April 2020, they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. Same adjustment, कुछ भी नया नहीं मिला बेटे इसके अंदर। आगे चलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन द ट्रेड रिसेबल एट द रेट ऑफ 2%। हमारे ट्रेड रिसेबल कितने के हैं, 30,000 के ट्रेड रिसेबल हैं। इसका 2% बताओ बेटे कितना होता है पहले तो। सर इसका 2% होता है 600 रुपीज। तो 600 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। प्रॉफिट है कि लॉस है ये, वेदर इट इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और इट इज द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। आगे चलें। इन्वेंट्री इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से कम करनी है। ट्रेड, अच्छा ट्रेड रिसेबल, अरे ट्रेड रिसेबल रुको रुको 25,000 के थे। अरे अरे मालिक कैसा कर रहे हो, मैंने गलत देखा तो तुम भी गलत देखोगे क्या? 25,000 का 2% बनेगा बेटे प्रोविजन और ये आएगा 500 रुपीज का। सर ये डाउटफुल वाला डिटेल, अब बेटे इसका डिटेल और क्या बताऊं बेटे, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब फ्यूचर में जो पैसे डूब सकते हैं उसका खतरा, बस, और उससे ज्यादा क्या है। तो बेटे कुल मिला के ये भी आपका एक्सपेक्टेड लॉस और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री की वैल्यू 10% से कम करो। तो बेटे इन्वेंट्री है 30,000 की, इसका 10% कितना सर 3,000। 3,000 से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम करोगे 3,000 से, तो एंट्री क्या होगी सर, ये भी लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और साथ में इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ₹3,000। फ्री होल्ड प्रमाइज इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹2,40,000। इनका कहने का मतलब है कि फ्री होल्ड प्रमाइज पहले से 2 लाख का था, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन कितने पर होगी। एट का मतलब होता है पर होना, यानी इसकी वैल्यूएशन कितने पर होगी, 2,40,000 पे रीवैल्यूएशन होगी। तो बताओ बेटे प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्योर प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है सर, 40,000 का प्रॉफिट है। तो फ्री होल्ड प्रमाइज पे 40,000 का प्रॉफिट। आगे चलते हैं। प्लांट की वैल्यूएशन 35,000 पे होनी चाहिए। बेटे प्लांट ऑलरेडी अकाउंट की बुक में 40,000 है
और ये कह रहे हैं प्लांट की वैल्यूएशन करो 35,000 में, प्रॉफिट या लॉस? सर ये लॉस है। कितने का लॉस है सर? प्लांट में 5,000 का लॉस है। ये कह रहे हैं फर्नीचर की वैल्यूएशन 25,000 पे करो, फर्नीचर ऑलरेडी 20,000 का है। अब ये कह रहे हैं 25,000 पे वैल्यूएशन करो, प्रॉफिट या लॉस? सर फर्नीचर पे दिख रहा है 5,000 का प्रॉफिट। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करनी है 27,500 पे और ऑफिस इक्विपमेंट है 25,000 के, प्रॉफिट या लॉस? सर इसमें भी प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है सर? 2,500 का प्रॉफिट है। डन? यस सर डन। और आगे चलो, पार्टनर एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स द सेम। लो बेटे, इतनी लाइन लिख के इन्होंने कर दिया पूरा कचरा। ये कह रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, यानी अकाउंट की बुक में पहले जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, अभी भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू उतनी ही रिकॉर्डेड होनी चाहिए, यानी आप एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को नहीं बदल सकते। एंड एज सच देयर वुड नॉट एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। इसीलिए बेटे ऊपर वाले एडजस्टमेंट के चक्कर में आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को नहीं बदलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ये कह रहे तुम्हें जितना भी तमाशा करना है ना, वो सारा का सारा तमाशा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कर देना, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को मत बदलना। अरे सर ये तो लफड़ा हो गया। मैंने कहा क्या सर? बिना एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू बदले रीवैल्यूएशन कैसे होगी? मैंने कहा क्यों? सर देखो ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर जब हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करी तो हमारी बुक में एसेट्स नई वैल्यू पर आने लगी, सारी की सारी एसेट्स हमारी रिवाइज्ड वैल्यू पर आ गई और हमारी लायबिलिटी भी रिवाइज्ड वैल्यू पर आ गई। तो एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू तो बदलेगी ना, बिना एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को बदले रीवैल्यूएशन कैसे करी जा सकती है? मैंने कहा करी जा सकती है। अरे सर कैसे होगी? अरे होगी तो कैसे होगी? तो सुन बेटा फिर। अच्छा सर सुनाओ, पहले बताओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? जल्दी बताओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? सर ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक काम करो, अब बेटे कोई लिखना नहीं है, किसी को लिखने में अपना दिमाग खराब नहीं करना है, चुपचाप पहले बात को समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेना और आराम से बैठ के इत्मीनान से छापना। ओके डन? यस सर डन। मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, कम से कम रफ में काम कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट बना रहे हैं अपन, ठीक है ना? कोई एंट्री वेंट्री नहीं करेंगे, कुछ डेबिट नहीं करेंगे, कुछ भी क्रेडिट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन प्लस माइनस करेंगे। ओके डन? इतना तो चलेगा ना? ये अपना वर्किंग नोट है। डन सर। ओके बताओ, चलो वर्किंग नोट बना रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। डाउटफुल डेट्स में 500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताओगे तो बनाओगे तो बताओ बेटे ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। बेटे लॉस है तो क्या इसे ब्रैकेट में 500 रुपए लिख दूं चलेगा और इसके आगे लिख देता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डन? अगर लॉस होगा तो नेगेटिव और प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव, और जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसको अपन ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। अच्छा सर ठीक है सर, लेकिन कर क्या रहे हो आप ये? अबे रुको तो, सस्पेंस। आगे चलते हैं, ठीक है सर। सर इन्वेंट्री पे 3,000 रुपीज का लॉस है, माइनस में लिख दूं? हाँ सर बिल्कुल लिख दो इसको ही माइनस में, और यहां पे लिख देता हूं इन्वेंट्री। ओके सर। इसके बाद अगले आइटम पे आ जाओ सर। फ्री होल्ड प्रमाइस पे हमारा 40,000 रुपीज का प्रॉफिट था, ठीक है ना? ओके सर। अब प्रॉफिट है तो इसको प्लस में लिख देना चाहिए, प्लस 40,000, और यहां पे लिख देता हूं बेटे फ्री होल्ड प्रमाइस। आगे चलते हैं, ठीक है? अरे यार फ्री होल्ड प्रमाइस के पास सर प्लांट में था हमारा 5,000 रुपीज का लॉस। मैंने कहा लॉस है तो इसको भी नेगेटिव में लिख देता हूं 5,000 प्लांट। अगला आइटम क्या? सर अगला आइटम था हमारा प्लांट के बाद में फर्नीचर में सर 5,000 का प्रॉफिट है, तो मैंने कहा ये लो प्लस करके लिख देते हैं 5,000 फर्नीचर। फर्नीचर का प्रॉफिट निकालने के बाद अब बेटे ऑफिस इक्विपमेंट पे सर इसमें भी 2,500 का प्रॉफिट था, तो प्लस कर देता हूं 2,500 ऑफिस इक्विपमेंट। इतना ठीक? क्या मैंने अभी कोई एंट्री बनाई है? नहीं सर अभी आपने कोई एंट्री नहीं बनाई है। क्या मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, किसी अकाउंट को डेबिट या किसी अकाउंट को क्रेडिट किया? नहीं सर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वर्किंग नोट बना रहे हैं। बन गया सर वर्किंग नोट। बताओ बेटे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना निकलता है?
या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस निकलेगा, और मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट ही निकलेगा। सर ऐसा क्यों? 5,000 का प्रॉफिट 5,000 का लॉस, ये तो कैंसिल हो गए। 2500 के प्रॉफिट में से ये 500 माइनस कर दो, 2000, यहाँ पे 1000 नेगेटिव, 39,000 मेरे हिसाब से 39,500 की 39,000। एक बार बेटे अनमोल और चेक करो, मेरे हिसाब से 39,000 आना चाहिए। प्रॉफिट है 39,000 का। नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, नेट प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, इतना क्लियर है सभी को? क्या अभी हमने कोई एंट्री बनाई है? किसी अकाउंट को डेबिट किया है? किसी अकाउंट को क्रेडिट किया है? कुछ भी नहीं किया। अभी आगे चलूं मैं? यस सर। बेटे क्या आपको गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तीसरी मेथड याद है? क्या आपको गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तीसरी मेथड याद है? सर क्या थी? सर कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटलाइजेशन नहीं बेटे, कैपिटलाइजेशन अलग होता है। अनमोल जब भी हम, हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट इज द करेक्ट वर्ड। अनमोल जब भी हम इनकम के बेसिस पर नेट एसेट की वैल्यू निकालते हैं या इनकम को कैपिटलाइज करते हैं तो उसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना? हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट, बिल्कुल ठीक। कैपिटल एडजस्टमेंट में आप क्या करते थे? सर पहले हम ना गुडविल को रेस करते थे, ठीक है, और फिर क्या करते थे? गुडविल को राइट ऑफ करते थे, फिर उसका जो नेट इफेक्ट आता था उससे एंट्री बनाते थे, याद आया? ऐसे ही करते थे ना हम। तो मैंने कहा वही काम यहां पर भी कर दो। क्या बात कर रहे हो सर? वही काम करेंगे। हाँ मैंने कहा ये सुनो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या आया? अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया ना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रेज्ड। कितने का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया सर? 39,000 का। इसे बेटे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन बेटा? सर ए बी सी, इसमें ए और बी ओल्ड पार्टनर है। इन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इनको ओल्ड रेशो में बांट दो। तो बताओ बेटे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, इतना ही था। पलटा के देख लो एक बार। हाँ तो बेटे कैलकुलेट करके ही बताओ, सिर्फ ऐसे सर नहीं हिला देना। हाँ सर, हाँ यही था। आप करो सर, आप कैलकुलेशन भी आप ही कर लो सर। हक नालायक। हाँ बताओ कितना होगा? सर ए के लिए 23,400, 23,400 फॉर ए। बी के लिए 15,600 फॉर बी। आराम से बेटे अभी लिखना किसी को नहीं, अब मेरी बात का जवाब देना है। बेटे 23,400 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे या ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे? क्रेडिट होंगे, बिल्कुल ठीक। ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ये 15,600 भी बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इतना क्लियर है यहां पर? हाँ या ना? अभी मैंने क्या किया? रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को रेस किया। अब मैं इमीडिएटली रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को राइट ऑफ भी कर देता हूं। कर दूं राइट ऑफ? हाँ सर करो। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रिटर्न ऑफ। अब रेस किया था 39,000 से, तो राइट ऑफ भी कितने से करेंगे? 39,000 से। लेकिन अब जब राइट ऑफ होगा तो किस रेशो में राइट ऑफ होगा? बताओ ना बेटे, अगर राइट ऑफ होगा तो किस रेशो में राइट ऑफ होगा? सर ये होगा न्यू रेशो में। बताओ बेटे पार्टनर्स के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना? बोलो बेटे, क्या पार्टनर्स के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया? अरे सर वो ही तो नहीं दिया, वो दिया होता तो बात ही क्या थी। मैंने कहा निकालो फिर नया रेशो। बेटे तुम निकाल रहे हो या मैं निकालूं? 3:2:1। मुस्कान का आंसर आया है सर 3:1। अभिषेक कुमार साहब कान खुजाना बंद करो, नालायक। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। बैठ गए टीवी के सामने, बस कंप्यूटर के सामने। पेन और पेपर तो उठ ही नहीं रहा। सर आप ही ने तो मना किया कुछ मत लिखो, तो मैं तो कसम ही खा लिया था कि जब तक क्लास खत्म नहीं होगी अब तो मैं पेन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा सर, नालायक। हाँ कोई कह रहा है 2:1 नहीं आ सकता बेटे। अनमोल 2:1 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 3:1 एक आंसर मुझे ठीक लगता है। 3:2:1 फाइनल बेटे डिसाइड कर लें। 3:2:1 है। हाँ सर आप ये डिसाइड कर लो, बाकी चेक बाद में कर लेंगे। नया रेशो निकला 3:2:1। ओके सर डन। अब बेटे 39,000 को 3:1 के रेशो में राइट ऑफ करो। ठीक है सर कर देते हैं। 39,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6,500
तो बेटे सी के लिए हो जाएगा 6500 इंटू 2, बी के लिए हो जाएगा बेटे 13000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ए के लिए हो जाएगा 19500। अब बताओ बेटे, अब सब लिखना बंद, जिसका कैलकुलेट हो गया ठीक, नहीं हुआ ठीक, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटे जब आप रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? सर रेस करते समय क्रेडिट किया था तो राइट ऑफ करते समय डेबिट करना पड़ेगा, ये बात। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने कहा बेटे इसका नेट इफेक्ट निकालो। क्या चाहिए सर? नेट इफेक्ट चाहिए। नेट इफेक्ट कितना सर? ए की बात करें तो 23,400 से क्रेडिट किया था, 19,500 से डेबिट किया है, तो सर नेट इफेक्ट आता है 3,900 से क्रेडिट। बी के लिए 15,600 से क्रेडिट किया था, 13,000 से सर डेबिट किया है, तो नेट इफेक्ट आता है 2,600 का क्रेडिट, और ये आ रहा है सर 6,500 का डेबिट। बेटे नेट इफेक्ट के बेसिस पर एंट्री बताओ। एंट्री क्या बनी सर? एंट्री बनी यहाँ पर सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। सीज कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹6,500 टू A's capital account credited by ₹3,900 and B's capital account is to be credited by ₹2,600 being adjustment made for revaluation of assets and liabilities। बताओ बेटे इस एंट्री में क्या किसी एसेट का अकाउंट डेबिट हुआ है, या किसी एसेट का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, या किसी लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट हुआ है, या किसी लायबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं सर, ना तो कोई एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है, ना तो कोई लायबिलिटी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे कि आपने अपनी गुडविल का प्रॉपर एडजस्टमेंट भी करवाया, लेकिन प्रॉपर एडजस्टमेंट करवाने के बाद भी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू के साथ में आपने किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? डन। तो जब भी बेटे क्वेश्चन के अंदर कह दिया जाए विदाउट चेंजिंग, अब फिर लिखने बैठ गए सारे के सारे, हे मेरी देश की प्रिंटिंग प्रेस, ऐ मेरे देश की छपाई मशीनों, पहले सुन तो लो, समझ तो लो। अरे मेरे टाइपिस्ट, ऐ मेरे फोटोकॉपी, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ तो बेटे सर ऐसी ये वाली टेक्निक कब कब लगानी है? जब जब बेटे क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई फ्रेज लिख दिया जाए रिमेन्स द सेम, आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को सेम रखना है। पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रखनी है। आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को नहीं बदलेंगे, फिर भी आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डालना ही डालना है। और इन्होंने तो बड़े अच्छे से क्लैरिफाई करके दे रखा है। क्या बेटे देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। इतना बेटे ईमानदारी से तो आज तक इंस्टीट्यूट ने किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा जितनी ईमानदारी से इस क्वेश्चन के अंदर इतना एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहां पर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस के लिए भी आपको क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। और जहां जहां कैपिटल एडजस्टमेंट करने कहे वहां वहां बेटे आपको सिर्फ एक ही मेथड याद आनी चाहिए, गुडविल के ट्रीटमेंट की मेथड नंबर 3। हर जगह काम करेगी वो, पक्का सर हर जगह काम करेगी? हाँ बेटे हर जगह काम करेगी। अब बेटे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि पूरे क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में ला लिया जाए ताकि स्क्रीनशॉट लें। अच्छा एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलवा दूं? ये लो बेटे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने में कोई बहुत, यहां पे बेटे सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बताएं, एक बार मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना बता दूं। डन बेटे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आप सभी बेटे एक बात बताओ, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आपने सीखना है, या एक यूनिवर्सल मेथड आपको बता दूं हर जगह जहां जहां लगाना है वहां वहां चिपकाते रहो? फिर सर यूनिवर्सल वाली मेथड बता दो। अच्छा यूनिवर्सल वाली मेथड बता दो। मुझे पता था बेटे तुम ऐसा ही कुछ कहोगे कि सर आप यूनिवर्सल वाली मेथड बता दो, और बेटे धोखे से हमारी शायद वो वाली फाइल गुम गई
और वो वाली फाइल कहाँ है उसको ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा। मिल गई बेटे, मिल गई, मुबारक हो। हाँ शुरू करें बेटे। मैं जानता था कि तुम कहोगे सर यूनिवर्सल मेथड ही सिखाओ, और बेटे यूनिवर्सल मेथड आपने सीख रखी है सर? हमने सीख रखी है। हाँ बताओ सर हमने कहाँ सीखी है बेटे? मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था सेक्रीफाइस का। बताओ बेटे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था? अरे कल की क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, तुम्हें क्या निकालना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बस करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और सेक्रीफाइस को राइट हैंड साइड में लाओ। तो बताओ बेटे फॉर्मूला क्या बना? सर फॉर्मूला बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड। बेटे ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यहां सेक्रीफाइस प्लस में है तो यहां पे कर देना चाहिए माइनस सेक्रीफाइस। इतना ठीक? फॉर्मूला समझ में आ गया? सर फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी बताओ। फॉर्मूला तो हमको आता है। मैंने कहा रुको, तो फिर वही जल्दीबाजी बेकार में। हाँ ठीक है सर। सर सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ। हाँ सवाल, बड़ा सवाल ये है कि सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेक्रीफाइस अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका एक ही फॉर्मूला है, न्यू पार्टनर शेयर। जो भी नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, न्यू पार्टनर शेयर, इसमें मल्टीप्लाई करा देना बेटे यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा सर जो नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर होगा उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो मल्टीप्लाई करा दें तो क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस, और फिर जो सेक्रीफाइस निकलेगा उसको ओल्ड रेशो में से माइनस करा दो तो क्या निकलेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ठीक से बताओ, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, हमारे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताओ बेटे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है ए और बी के बीच में? व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी? सर 3:2 का दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात बेटे। कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा क्या हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है? एक नया पार्टनर आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म में हम उसको एडमिशन देंगे। उसको एडमिशन देने के लिए, प्रॉफिट में शेयर देने के लिए कौन कौन से पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे, क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तब उस कंडीशन में मैंने बताया था बेटे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा किसके बराबर होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर होगा। कल बात हुई थी हमारी, ये हुई थी सर। तो अगर ए और बी के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का है, इसका मतलब ए और बी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितना होगा? 3:2 का ही होगा। पहली बार बेटे आप इस मेथड को सीख रहे हैं, इसलिए पहली बार थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जिस दिन इस मेथड के ऊपर कंट्रोल आ गया उस दिन बोलोगे सर ये तो मजाक हो रहा है एकदम, मतलब कुल मिला के टोटल मजाक चल रहा है सर। अरे रुक तो जाओ मालिक, पहले समझ तो लो प्रभु। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। डन। लो बेटे सबसे पहले मुझे निकालना है ए के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बताओ ए का न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था? टाइप करो बेटे, टाइप करो, मेरे को टाइप करते हुए दिखना चाहिए। 3 नहीं था ए का ओल्ड, हाँ 3/5 था बेटे। 3/5 को ऐसा भी तो लिख सकते हो नालायकों। हाँ ऐसे बेटे 3/5 ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ सर ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5, बस इसमें से माइनस करवाना है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या? जल्दी बोलो, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या? सर नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। नए पार्टनर को प्रॉफिट में कितना शेयर देने वाले हो? नए पार्टनर को प्रॉफिट में कितना शेयर देने वाले हो? सर 1/5। बिल्कुल ठीक, नए पार्टनर का शेयर है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है? बोलो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए? सर ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3/5। लो बेटे ये बन गई तुम्हारी मैथमेटिकल इक्वेशन, कहानी खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? बेटे सर आंसर सही आएगा, 100% सही आएगा, किसी मेथड से निकाल ले बेटा। 3/5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25। एलसीएम आएगा 25।
5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/25। डन। सर हमारा ऐसा नहीं आया था। अरे रुको तो सब समझाता हूं। अब निकालो बी के लिए। बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना? व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी? सर बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/5। इसमें से क्या माइनस करना है? लिख के बताओ क्या माइनस करना है इसमें से। इसमें से क्या माइनस करना है? क्या मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस करना है या मुझे इसमें से सैक्रिफाइस माइनस करना है? इसमें से क्या माइनस करना है? सर इसमें से हमें सैक्रिफाइस माइनस करना है। और सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? सर नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर वो है 1/5 इनटू बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो। बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो है सर 2/5। मैंने कहा डन। तो ये हो जाएगा बेटे 2/5 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। एलसीएम आएगा बेटे इसका 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8/25। सर सी का तो दिया हुआ है 1/5। अरे बेटा डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो रेशो कितना आया? सर ये आया 5/25। तो बताओ बेटे व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी एंड सी? सर ए बी और सी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 12:8:5। 12:8:5 ये होना चाहिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डन। यानी बेटे जिसने बताया था 3:2:1 सबके आंसर थे गलत। करेक्ट आंसर होना चाहिए था। सर लेकिन हम ना दूसरे तरीके से करते थे। मैंने कहा कैसे करते थे? सर हम ना सबसे पहले नए पार्टनर को 1/5 का शेयर देना है तो हम निकालते थे रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर। ऐसे ही काम करते थे ना? हाँ सर हम ऐसे ही काम करते थे। सबसे पहले सर हमने निकाला रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के लिए बचा हुआ शेयर कितना है? टोटल होता है 1 के बराबर। नए पार्टनर को 1/5 का शेयर आपने दे दिया। तो बताओ बेटे पुराने पार्टनर के लिए कितना शेयर बच गया? सर 4/5 का शेयर बच गया। अच्छा वंशिका का बेटे यही आंसर आया था 12:8:5। ओके बेटे वंशिका शायद किसी ने बताया भी था सर। बट सर पहले किसी ने गलत बताया। सभी ने गलत बताया था बेटे। किसी ने क्या? जितने ने आंसर दिए थे 3:2:1 के सबके आंसर गलत थे। आगे तो अब पहले सुन तो लो मेरी बात मालिक। हाँ सर इसके बाद क्या होगा? ये जो ओल्ड पार्टनर के लिए रिमेनिंग शेयर है ये रिमेनिंग शेयर आपने ए और बी के बीच में बांटा होगा। तो फिर आपने निकाला एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए को क्या मिलेगा? सर ए को 4/5 का 3/5 शेयर मिलेगा। तो ये हो गया 12/25। बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बी को क्या मिलेगा? सर 4/5 का 2/5 ये हो गया सर 8/25। सी को क्या मिलेगा? सर सी को मिलेगा 1/5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये हो जाएगा 5/25 है। सर ये तो इतने से में हो गया। आपने तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी फैला दी। ऐसे थोड़े ना होता है सर। हमको तो लगा था आप शॉर्टकट दोगे। बेटे शॉर्टकट की उम्मीद मेरे से मत करना। नेवर एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट फ्रॉम माय साइड। मैं शॉर्टकट आपको तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि शॉर्टकट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तभी मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। मैंने कभी शॉर्टकट देने का कमिटमेंट नहीं किया आपके साथ। ना मैंने बेटे इतने दिन की क्लास में आपको कोई ट्रिक सिखाई है ना कोई शॉर्टकट सिखाया। मैंने आपको एक यूनिवर्सल मेथड सिखाई है हमेशा हर एक चैप्टर में कि ये मेथड्स के साथ कैलकुलेशन कर लो। कैसा ही आड़ा तिरछा क्वेश्चन क्यों ना हो, सब तरीके से आपका ये वाला काम हो जाएगा। तो सर इस मेथड के हिसाब से और इस मेथड के हिसाब से दोनों में आंसर सेम क्यों आ गया? और क्या हर बार आंसर सेम आएगा? तो मैंने कहा नहीं सर 1-2 बार और रिवीजन। हाँ बेटे 1-2 बार और रिवीजन करना। जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो बेटे आराम से उसका आंसर आएगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सर दोनों में आंसर सेम क्यों आया? दोनों में आंसर सेम इसीलिए आया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में एक एडवांटेज है। सर वो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर है। और जब ये कंडीशन होती है तब आप ये मेथड यूज करें या मेरी वाली मेथड यूज करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। सर अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, तो तब बेटे आप ये वाली मेथड यूज कर ही नहीं पाएंगे।
जब कभी क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग हो जाता है, तब आपके लिए ये वाली मेथड काम नहीं आती, ये वाली मेथड पिट जाती है, तब आपको झक मार के मेरी मेथड पे ही आना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक ही मेथड लेके चलना रे बेटा, जो हर जगह काम आएगी। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, यस और नो? यस सर, डन। चलो आगे चले फिर। किसने कहा था कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना समझा दो, उसको समझ में आया कि नहीं पहले तो बेटे वो देखना जरूरी है, नहीं तो बोलेगा सर मैंने डाउट पूछा था, मेरी तरफ ही ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी पूरी क्लास ने हाँ हाँ बोल दी और सर आगे बढ़ गए। पता नहीं किसने पूछा था बेटे, जिसने पूछा था बेटे अगर उसको समझ में आ गया होगा तो एक बार ओके कह दे। अच्छा आप ही ने पूछा था, अनमोल, डन। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे। अब अच्छा सर इसकी बैलेंस शीट, बेटे बैलेंस शीट बन जाएगी आप लोग। सर इन्होंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई खासी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो काम किया है वही काम बेटे हमने यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से करा है, ठीक है ना। सर ऐसे कैसे शॉर्टकट तरीके से, देखो इन्होंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 23,400 और 15,600 कराए। सर सेकंड केस में सी का शेयर 1/5 और 4/5 होगा, तो आंसर, अरे बेटे 1/5, अच्छा सृष्टि देखो बेटे आपने क्या लिखा, मैं आप ही की बात लिख देता हूं। आपने लिखा है सर सेकंड केस में सी का शेयर 1/5, नहीं बेटे, आपने लिखा है सर सी का शेयर होना चाहिए 1/5 और 4/5। नहीं बेटे, सी को तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 1/5 का शेयर देना है, 4/5 का 1/5 नहीं देना है। 4/5 किसके लिए है, आपने क्या किया बेटे, आपने ये कहा है टोटल प्रॉफिट कितना होता है 1 के बराबर। इस 1 के टोटल प्रॉफिट के शेयर में से अगर सी को 1/5 दे दिया जाए तो ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट का शेयर बचेगा, तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो 4/5 का प्रॉफिट का शेयर सिर्फ किसके लिए है, ए और बी के लिए है, इसीलिए 4/5 सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी के लिए। सी के लिए तो 1/5 पहले डिसाइड हो चुका ना। सृष्टि बेटे समझ में आया, ऐसा है वो, ठीक, डन। अच्छा सर हम बात कर रहे थे इसकी, क्वेश्चन के अंदर जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसकी, मैंने कहा ठीक है आओ बेटे, इन्होंने भी 23,400 और 15,600 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने भी 23,400 और 15,600 के प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करवाया है। और साथ में इन्होंने अपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,720, 12,480 और 7,800 के लॉस को, अच्छा अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही गलत निकाला था, इसलिए बेटे अपना लॉस भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है ना। हाँ हमने 3:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया था, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 12:8:5। तो बेटे हम भी अगर कैलकुलेट करते तो हमारा भी इतना ही लॉस होता, और इतना ही लॉस होता तो इसे भी हम बेटे पार्टनर्स के बीच में इसी रेशो में क्रेडिट करते, तो नेट इफेक्ट फिर भी सेम आता। इसलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर अगर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाएं और इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करके दिखाएं तो क्या हमारा आंसर सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा। तो सर इसका मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो इंस्टीट्यूट वालों ने क्यों बनाया। बेटे ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपके क्वेश्चन में एक लाइन और लिख दी जाती, ऑल्सो शो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, यस और नो। हाँ फिर बनाना पड़ जाता। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए बेटे अगर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लिख देते हैं कि भाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताओ, तब उस कंडीशन में तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ ही जाता। सर इसको कैसे बनाते, फिर कुछ नहीं करना, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाओ। सर वैसे ही बनाना है, हाँ देखो आपने क्या किया था, सब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लॉस है तो क्या करते सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते। इन्होंने भी बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रखा है। फिर क्या कहा आपने, सर इन्वेंट्री में लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कराओ, ये लो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फिर आपने कहा क्या, सर फ्री होल्ड प्रमाइस में प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट।
फिर आपने कैलकुलेट किया क्या, अरे यार फिर ये फाइल बंद हो गई, ये तो मैं बड़ा परेशान हूं यार इससे। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा बेटे यहां पर, अरे यार अब वो वाली फाइल कहां गई जिसमें मैं लिख रहा था। फिर आपने कहा सर प्लांट में लॉस है, प्लांट में अगर लॉस है तो इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। हाँ सर, प्लांट में अगर लॉस है तो इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए। इन्होंने प्लांट के लॉस को डेबिट करवा दिया। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, फिर आपने कहा सर फर्नीचर में प्रॉफिट है 5000 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5000 का फर्नीचर का प्रॉफिट क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट में 2500 रुपीज का प्रॉफिट है, इसको ही बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। इतना करने के बाद एक बार आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को पैकअप करेंगे। पैकअप करने के लिए आप इसको बैलेंस करेंगे। क्रेडिट का टोटल है 47,500, डेबिट का टोटल होगा 47,500। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद जिन जिन आइटम को आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करवाया है वो सारे आइटम, प्रॉफिट को छोड़ देना बस, जिन जिन आइटम को आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करवाया है उन सारे आइटम को अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे। और जिन जिन आइटम को आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करवाया है तो उन सारे आइटम को आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। करवा दिया। सर ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर आपने जो इफेक्ट डाला है उसको कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए जहां जहां एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है उसको कम करना पड़ेगा, जहां जहां एसेट्स की वैल्यू कम हुई है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए ये इफेक्ट यहां पर डालना पड़ेगा। डन। तो अगर ऊपर वाले हिस्से में फर्स्ट पार्ट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया होगा तो डेफिनेटली नीचे वाले हिस्से में क्या आएगा, फिर आपका लॉस आएगा। सर अगर ऊपर वाले हिस्से में लॉस आया होगा तो डेफिनेटली नीचे वाले हिस्से में प्रॉफिट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सर अब ये प्रॉफिट या लॉस को किस रेशो में बांटेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर, पहले वाले हिस्से का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशो में बटा था तो नीचे वाले हिस्से का प्रॉफिट या लॉस हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। डन? हाँ या ना? उसके बाद बेटे आपने कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया, कितना प्रॉफिट डेबिट किया, उसी का नेट इफेक्ट आपको यहां पर डाल देना है। ध्यान से देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन्होंने 23,400 और 15,600, कहाँ है 23,400 और 15,600 से क्रेडिट करवाया है। और 15,600 से क्रेडिट करवाया है। डेबिट कितना किया है बेटे? जितना जितना प्रॉफिट लॉस इनको डिस्ट्रीब्यूट किया उतने से इन्होंने डेबिट करवाया है। 18,720, 12,480 और 7,800 से डेबिट। ठीक, इतना। और यही काम बेटे हमने प्लस माइनस करके इनडायरेक्ट तरीके से कर रखा है। इसका मतलब आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट आपकी एग्जैक्टली सेम बनेगी। यहां तक क्लियर सबको? इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, A and B are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st January 2020 was as follows. बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल है, प्रोविजन माइनस हो रखा है 200 रुपीज। उसके बाद बेटे कैश अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है और कैश अकाउंट है, ट्रेड पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है 9,000 का और कैपिटल अकाउंट है। आगे चलूं? यस सर। C was admitted or to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in the profit and to introduce the capital of 25,000. क्या गुडविल के बारे में कोई बात हुई है अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। और आगे चलते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B and C will be 3:2:1. जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हो, आपको हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। डन? जरूरत हो या ना हो आप मान के चलेंगे कि आपके लिए कंपलसरी है, आपको निकालना ही निकालना है। आपका मन करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। आगे चलूं? यस सर आगे चलो। फिर उसके बाद बेटे अगला क्या सर? अगला यहां पर ये है, अगला क्या है? उसके बाद C is unable to bring in cash for his share of goodwill.
They decided to calculate the goodwill on the basis of Xi's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm. सर ये वाली लाइन क्या कह रही है अपने को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। बस बेटे ये वाली लाइन ही तो समझानी है, इसी चक्कर में तो बेटे ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अदरवाइज बेटे इस क्वेश्चन को मैंने कब से होमवर्क में चिपका दिया रहता था। आगे चलूँ? यस सर, मान के चलो ये वाली लाइन तुम्हारे क्वेश्चन में है ही नहीं फिलहाल के लिए। आगे पढ़ लूँ अब? यस सर, अब आप आगे पढ़ना शुरू करो। फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹870, ये हो गया बेटे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, ये भी हो गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। A provision is required for the trade receivable at the rate of 5% for bad debts. A provision would also be made for the outstanding wages of ₹1,560. The value of building having appreciated be brought up to 29,200. The value of investment is increased by 450. यानी ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किससे रिलेटेड है? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है। इट इज फाउंड दैट ट्रेड रिसेबल इंक्लूड अ सम ऑफ ₹1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। आपके ट्रेड पेएबल में कुछ ₹1400 ऐसे इंक्लूडेड हैं जिनको अब आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये वाला पॉइंट भी किससे रिलेटेड है सर? ये वाला पॉइंट भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। डन? यस सर, डन। क्या क्या मांगा गया है? तो बेटे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। बस क्या बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको होमवर्क में दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे हिस्से में आएगा। ओके सर, डन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके होमवर्क में होगा। टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन कितने देखना जरा? इलस्ट्रेशन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ, ये तो बेटे फालतू है। हाँ बेटे, इसके बाद आ जाओ कहां पर, जल्दी से बेटे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। एक है बेटे टॉपिक नंबर 3.4 कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पेज नंबर 8.71 से शुरू होता है। इसके अंदर बेटे जितने भी एग्जाम्पल हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, धोखे से ही मत देखना, लेने के देने हो जाएंगे, मैं साफ बता रहा हूं। हाउ द इंस्टीट्यूट हैड कैलकुलेटेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, धोखे से ही बेटे इंस्टीट्यूट की वर्किंग पे मत जाना। जरूरत से ज्यादा का दिमाग का जहर घोल रखा है इन्होंने, जितने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही समझा दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी आपका होमवर्क होगा, एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी आपका होमवर्क होगा, एग्जाम्पल नंबर 7 ये जो भी होगा ये भी आपका होमवर्क होगा। डन? जितने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे आपके होमवर्क होंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ पर भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपके लिए होगा बेटे होमवर्क, क्योंकि मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने आज, हाँ बेटे, बस मैंने जो अगर आप भरोसा करते हैं मुझ पे तो मैंने जो तरीका सिखाया है उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आंसर परफेक्टली सेम आएगा। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटे इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हैं, बाकी इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा वो सब बेटे कल की क्लास में अपन देखेंगे। 7 और कितने हैं, 9 और अभी कितने हैं इलस्ट्रेशन, 10, टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन 11 है। ठीक है बेटे, बचे हुए इलस्ट्रेशन हम कल देखेंगे, ठीक। बाकी का जो हिसाब किताब होगा वो होगा कल। तो इतना बेटे आज आपका होमवर्क है। सर स्क्रीनशॉट लेना है न्यू फॉर्मूले का, नए फॉर्मूले का। नया फॉर्मूला कौन सा है? नया फॉर्मूला मतलब तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ ये ले लो, चलो ये लो बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का स्क्रीनशॉट। अगर किसी को लेना हो तो जल्दी से ले लें। जितना मैंने होमवर्क आपको दे रखा कल बेटे याद से करके आए। जिस जिस पॉइंट में डाउट होगा कल अपना कंसल्ट कर ले, नहीं तो फिर मैं कल अपनी क्लास में आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। अरुण बेटे अनम्यूट करो और अपना डाउट बताओ। सर जो इलस्ट्रेशन सेकंड में है उसमें डाउट है, एक बार वो वाला पेज खोलना सर, सेकंड वाला। कौन सा? सर इसके ऊपर वाला पेज।
ये हाँ सर, तो इसमें जो ये हम न्यू शेयर में बांट रहे हैं, ये समझ नहीं आया। बेटे ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय करते ही है ना अपन, इसमें क्या समझना है। जब गुडविल का कैलकुलेशन किया था तब तो पूरा डिटेल में वर्किंग करके दिखाया था ना। यस सर, वो सब सर हाँ, तो यहाँ बस पर वही जैसे। जो कंसेप्ट वहां पर है सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, कंसेप्ट के अंदर कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बस वहां पर हमने गुडविल के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं बस, ठीक है। यस सर, रिवैल्यूएशन तो सिर्फ हमारे ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होता है ना, तो इसमें न्यू पार्टनर रिलेट हो रहा है वो वाला। बेटे न्यू पार्टनर से रिलेटेड ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होता है वहां तक ठीक है, लेकिन बिना एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को चेंज किए अगर रिवैल्यूएशन करना होगा तब तो आपको फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा ना। और कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए जब आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को राइट ऑफ करोगे तब तो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कंसीडर करना पड़ेगा ना। अरुण कुमार आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन अभी अपन धोखे से कहां पर है, सीए फाउंडेशन में, ठीक है ना। यस तो सर। कुछ चीजें यहाँ पर बदल जाती हैं और कुछ नहीं है, ठीक। ओके सर, यही पूछना था बस। ओके बेटा, हाँ थैंक यू सर। ओके बेटे, बाय बाय, कल मिलेंगे। रिया होमवर्क क्या है बेटे, होमवर्क में एक आपका पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर जितने एग्जाम्पल है रिया ये सारे आपके होमवर्क में होंगे आज। पेज नंबर 8.71 में पॉइंट नंबर 3.4 है। 3.4 में आपको बेटे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जितने भी एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं इन सारे एग्जाम्पल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा इन सारे कैलकुलेशन को करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है रिया, ओके। रिया है, हाँ रिया है, रिया वाही या रिया अग्रवाल, किसने, अच्छा रिया अग्रवाल ने पूछा था। रिया अग्रवाल बेटे समझ में आ गया होमवर्क, डन। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो।